उत्तर प्रदेश की विधानसभा से योगी ने 2024 का एजेंडा क्लियर कर दिया। सीएम योगी ने अयोध्या के बाद काशी मथुरा का संदेश दिया और निशाना अखिलेश यादव पर साधा। सदन में सीएम योगी ने कहा कि जो किया, जो कहा वो करके दिखाया, मंदिर वहीं बनाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा सनातनियों ने सिर्फ 3 जगह मांगी है, अयोध्या मिल चुकी है, अब काशी और कृष्ण की नगरी मथुरा की बारी है। सीएम योगी ने ज्ञानवापी में पूजा का जिक्र करते हुए कहा कि नंदी बाबा का इंतजार खत्म हो गया है, बैरिकेडिंग हट चुकी है, तो अब कृष्ण कन्हैया भी कहां मानने वाले हैं। यानी सीएम योगी ने साफ कर दिया कि मथुरा और काशी भी सनातनियों को मिलने वाली है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जय श्री राम की गूंज और अयोध्या के बाद योगी का काशी मथुरा वाला संदेश देश का एजेंडा तय कर चुका है। योगी ने साफ कर दिया है कि 24 का चुनाव विकास के साथ हिंदुत्व और सनातन के दम पर लड़ा जाएगा और नारा होगा एक ही नाम, अयोध्या मथुरा काशी धाम। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। सीएम योगी का ये मैसेज विपक्ष को आईना दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि जो 500 साल में नहीं हुआ उसे मोदी योगी ने चंद साल में पूरा कर दिया, जिसकी तारीफ अब देश ही नहीं दुनिया में भी हो रही है। और इसी बात का जिक्र सीएम योगी ने विधानसभा में चर्चा के दौरान किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए महाभारत का भी जिक्र किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। दरअसल सीएम योगी का निशाना उस लिहाज से काफी अहम है, जब ज्ञानवापी में नंदी के सामने सपा सरकार में बैरिकेडिंग लगाई गई थी, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर विपक्षी पार्टियों ने चुप्पी साध रखी थी। इसी पर सीएम योगी ने कटाक्ष किया और राम मंदिर का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द उस पे नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। आज भी उनको वोट की चिंता है, यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की, लेकिन वोट की चिंता जरूर है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर रामलला के दर्शन का न्योता ठुकरा दिया है और राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया है। ऐसे में अब पार्टी के अंदर भी उथल पुथल की स्थिति है, क्योंकि सपा के 108 में से 14 विधायक ही राम के विरोध में अब तक डटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं सदन में ऐसा वक्त भी आया जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, जिसका जवाब भी सीएम योगी ने आंकड़ों के जरिए दिया। उन्होंने बताया कि कैसे 2016 और 2023 में यूपी की कानून व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला है। एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2016 के मुकाबले 2023 में डकैती के केस में 87% की कमी आई है। तो वहीं लूट के मामले में 76% की कमी आई। 2016 के मुकाबले 2023 में हत्या के मामलों की बात की जाए तो 43% की कमी रिकॉर्ड की गई। वहीं लड़ाई और बलवा के मामले में 64% की कमी आई। सीएम योगी ने बताया कि 2016 के मुकाबले अपहरण के मामलों में 72% की कमी आई है, तो वहीं रेप के मामले में 46% की कमी आई है। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट।
अपने लोगों के मुकदमे हटाने में नंबर 1, रोजगारों पर लाठी चलवाने में नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को बचाने में नंबर 1, खड़ी फसल की अन्ना पशुओं द्वारा बर्बादी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न में नंबर 1, गरीबों का हक मारने में नंबर 1, लगी लगाई नौकरी छीनने में नंबर 1, अपनों को पिछले दरवाजे से नियुक्ति देने में नंबर 1। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं 2016 के सापेक्ष 2023 में अगर आप देखेंगे तो डकैती के मामलों में लगभग 87% कमी आई है, लूट के मामलों में लगभग 76% कमी आई है, हत्या के मामले में 43% कमी आई है, बलवा के मामले में 64%, फिरौती और अपहरण के मामलों में 72% और दुष्कर्म के मामलों में 46% की कमी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त हलचल मची हुई है। यह दावा किया जा रहा है कि जल्दी जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं और एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका देने वाले हैं, जिससे अब अखिलेश यादव के साथ ही शिवपाल यादव भी टेंशन में आ गए हैं। यह दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी 12 फरवरी को एनडीए में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए बीजेपी और आरएलडी के बीच सीट्स पर बात करीब करीब बन चुकी है। बीजेपी आरएलडी को 4 लोकसभा सीट्स दे सकती है। माना यह जा रहा है कि गठबंधन को लेकर आरएलडी और बीजेपी में अब आखिरी दौर की बात चल रही है। और इस बीच आरएलडी विधायकों को दिल्ली से बुलावा भी आया है, जिसके बाद आरएलडी कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। और ऐसे में जयंत चौधरी के कई चुनावी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं इसी बीच, और इंतजार 12 फरवरी का हो रहा है, जब जयंत चौधरी एनडीए के साथ जाने का आधिकारिक तौर पर ऐलान करेंगे। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन में फूट और टूट का सिलसिला उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। गठबंधन की दीवारों पर दस्तक दी जा रही है, मानो कुछ पल का इंतजार और जयंत चौधरी भी इंडी गठबंधन से पार अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए बीजेपी का सहारा लेने वाले हैं। दावा है कि अब आरएलडी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का मन बना रही है और जयंत चौधरी अखिलेश यादव को अकेले छोड़कर बीजेपी के विजय रथ पर सवार हो रही हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में कई सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी बहुत जल्दी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी की बीजेपी से लगातार बात चल रही है। बीजेपी आरएलडी में सीटों पर चर्चा हो रही है। 3 से 4 सीटों पर बात बन सकती है। राज्यसभा की एक सीट पर भी बात हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी मौके की उम्मीद। ये खबर उस समय आई है जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के न्याय यात्रा को समर्थन दिया है। इसके तुरंत बाद जयंत चौधरी को लेकर दावे वादे किए जाने लगे। यहां तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं जयंत के संभावित फैसले का स्वागत भी कर दिया। जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी, व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है, भाजपा ही देश का भविष्य। आने वाले 40 साल 50 साल भाजपा ही भविष्य और भाजपा के साथ ही सबका अस्तित्व और भविष्य अच्छा चलेगा। Matter an issue to be discussed between the two parties. However, I would welcome any party from Uttar Pradesh or anywhere else in the country joining the NDA to make sure that our NDA gets even stronger. Although Prime Minister has already announced on the floor of the House that NDA would be 400 plus in the next upcoming elections. यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जयंत के संभावित फैसले का स्वागत भी कर दिया। माना जा रहा है समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें तो दे दी, लेकिन उनमें से कुछ सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं समेत जयंत चौधरी नाखुश थे, जिसके बाद बीजेपी से गठबंधन की चर्चा तेज हुई। तो अब आरएलडी के विधायकों को दिल्ली भी बुला लिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी अब भी जयंत को अपना साथी बता रही है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं
वो सेकुलर लोग हैं। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। यानी समाजवादी पार्टी को अब भी लगता है कि जयंत चौधरी उनके साथ हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आरएलडी और बीजेपी में बात अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तर प्रदेश में कमजोर होते विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि विपक्ष के ही नेताओं ने दिया है। दरअसल आज बीजेपी में 300 से अधिक नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कि कैसे चुनाव से पहले विपक्ष में दल बदल की झड़ी लग गई। $400 पार का लक्ष्य, कमजोर होता विपक्ष और मोदी की निष्पक्ष नीति पर विपक्षी नेताओं का भी भरोसा बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के कई नेता और कार्यकर्ता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो यूपी में 80 तो देश में 400 पार के विजय अभियान को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल आज विपक्षी पार्टियों के 300 नेता बीजेपी में शामिल हुए। विपक्षी पार्टी के कई ब्लॉक प्रमुख बीजेपी में शामिल हुए। नगर पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। विपक्षी दल के ये वो प्रतिनिधि थे जिन्होंने पार्टी को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो विपक्ष को ग्राउंड लेवल पर कमजोर करने के लिए काफी है। हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के जो उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने का निर्णय किया है। बड़ी संख्या में लोग आज हमारे अपने समर्थकों सहित उन्होंने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आज 60 से अधिक नगरपालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्षों ने भाजपा की सदस्यता ली है। दरअसल बीजेपी की कोशिश इंडी गठबंधन के मनोबल को तोड़ने की है, साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी पैठ बनाने की है, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी पार्टी से जोड़ा जा सके, ताकि 2024 के चुनाव में 80 सीटों के लक्ष्य को साधा जा सके। आप समझ लो इस बात कि ज्वाइनिंग करके ये केवल पटका बनाना मेंबरशिप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके कंधों पर गुरुतर दायित्व दिया है। आने वाले कल आपके कंधों पर है, आप नेता हमारे बनोगे, ये जिम्मेदारी में देंगे। मतलब साफ है, एक बार फिर सबका साथ सबके विकास का मंत्र अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि विकास के साथ साथ अब विपक्षी नेताओं का बीजेपी पर भरोसा इस बात की गवाही देने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर आज इतिहास रचा गया है। विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल यानी कि यूसीसी ध्वनिमत से पास हो गया और इसी के साथ उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लेकिन बिल पास होने के बाद आपके भी मन में यूसीसी को लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे और इन सवालों का जवाब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से देने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि समान नागरिक संहिता किस पर लागू होगी, तो आपको बता दें कि राज्य के मूल निवासी और अस्थायी निवासियों पर लागू होगी। सवाल ये है कि यूसीसी के बाद क्या शादी की उम्र में परिवर्तन हो जाएगा, जिसका जवाब है कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल है, तो लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 साल पहले से निर्धारित है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सवाल है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर क्या होगा, तो आपको बता दें कि यूसीसी के प्रावधानों के तहत उस शख्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। एक और सवाल जनता के मन में कि संपत्ति का बंटवारा क्या समान होगा, जिसका जवाब है कि बेटा और बेटी के लिए बराबर की संपत्ति का अधिकार होगा। वहीं आखिरी सवाल ये भी कि तलाक के लिए यूसीसी में क्या है, तो ये भी बताते हैं। इसका जवाब ये है कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के तलाक नहीं ले सकते हैं। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि यूसीसी की बड़ी बातें क्या हैं और क्या कुछ बदलने वाला है इस कानून के लागू हो जाने के बाद। एक देश एक कानून की जो बात बीजेपी सालों साल से कहती रही है, उसे लेकर पहला कदम उत्तराखंड में उठाया गया है।
और यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भारी बहुमत से पास हो गया है। 2 दिन तक यूसीसी पर बहस हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुमत से पारित करा लिया गया। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं न कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं यातमन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम। 2022 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था और जब सरकार आई तो पहला काम यूसीसी पर कमेटी बनाने का किया। करीब 20 महीने तक कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को सदन में रखा गया। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है, ये युगों को बदलने वाला दिन है और इस दिन को हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। और ये अभी तो शुरुआत हो रही है, एक काम कोई समाप्त नहीं होने जा रहा है। विधानसभा ने आपके नेतृत्व में ये इतिहास रचने का काम किया है, मातृशक्ति के उत्थान का, मातृशक्ति के सशक्तिकरण का, मातृशक्ति की सुरक्षा का और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का। तो ये कोई आज ही समाप्त नहीं हो जाने वाला है। विधानसभा का सत्र आगे भी होने वाला है, ये व्यवस्था आगे भी चलने वाली है। सत्तापक्ष की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्रांतिकारी कदम बताया गया। सत्ताधारी विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए धन्यवाद दिया और प्रदेश की जनता की तरफ से भी आभार जताया। इधर सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने आज 5 साल का रोड मैप रखा। उन्होंने साफ कर दिया कि साफ नीयत से अगर सरकार काम करे तो जीत की गारंटी खुद ब खुद जनता देती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आउटडेटेड बताते हुए कांग्रेस के शासनकाल की पोल भी खोल दी। पीएम मोदी ने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, लेकिन इस पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एलआईसी को लेकर अफवाह फैलाई गई, लेकिन आज एलआईसी के शेयर्स रिकॉर्ड स्तर पर हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद को पनपने दिया, कांग्रेस ने लालच में लोकतंत्र का गला घोंटा। और अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के बयान भी दिए जा रहे हैं। आपको पीएम मोदी का बयान सुनाते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने और भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया, जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में धकेल दिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग हर रोज लंबे जाम से जूझ रहे हैं। घंटों लोग जाम से जूझते हैं। रोजाना देर शाम पीक आवर में लोगों को घर पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। जाम के कारण लोगों का हर दिन परेशान होना अब आम बात हो गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ये तस्वीरें, जहां पर पूरी सड़क आपको चोक्ड इस वक्त नजर आएंगी, जहां पर लंबी कतार गाड़ियों की। और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।